हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम शर्मा टॉक ऑन सोशियोलॉजी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आप लोग के सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूजीसी नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और जो जो भी बच्चे यूजीसी नेट दे रहे हैं वो इन क्वेश्चन को एकदम ध्यान से रट लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी से पूर्व, समाजशास्त्र जिसका नाम इंग्लिश में सोशियोलॉजी है, इससे पहले अगस्ट कॉम्ट ने इसका नाम क्या रखा था? सबसे पहले तो ये जान लीजिए, अगस्ट कॉम्ट समाजशास्त्र के पिता माने जाते हैं। ठीक, अगस्ट कॉम्ट समाजशास्त्र के पिता माने जाते हैं। अब अगस्ट कॉम्ट सोशियोलॉजी के जो पिता माने जाते हैं, सोशियोलॉजी नाम रखने से पहले वो कुछ नाम रख चुके थे सोशियोलॉजी का। अब वो क्या नाम रखे थे वही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो पहला तो ऑप्शन देख लीजिए, इथोलॉजी, दूसरा सोशल साइंस, तीसरा सोशल फिजिक्स, चौथा सोशल बायोलॉजी। तो अब ये चार ऑप्शन है, तो चलिए देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। हमारा ऑप्शन सी सही है, सोशल फिजिक्स। ठीक, अब थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं हम कि समाजशास्त्र जिसको हम सोशियोलॉजी कहते हैं, इसका नाम पढ़ने से पहले इसका नाम क्या था? सोशल फिजिक्स था, जिसको किसी के द्वारा यूज कर लिए जाने पर अगस्ट कॉम्ट ने 1838 ईस्वी में 1838 में इसका नाम समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी रखा। ठीक, थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी रखते हैं। अगस्ट कॉम्ट का जन्म फ्रांस में हुआ था, तो समाजशास्त्र का भी जन्म फ्रांस में हुआ था, ये भी बात याद रख लीजिए। और ये बात याद रख लीजिए कि ये दो भाषाओं से मिलकर बना है सोशियोलॉजी। पहला है सोशियस, पहला शब्द क्या है? सोशियस, और दूसरा क्या है? लोगस। दूसरा क्या है? लोगस। अब ये जो सोशियस है ये लैटिन भाषा का शब्द है, और ये लोगस जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा लैटिन है कौन सा ग्रीक है। पढ़ते हैं तुरंत याद रहता है, एग्जाम में जाने के बाद जब पूछ देता है कि सोशियस और लोगस किस किस भाषा से मिलकर बना है, तो ये लोग भूल जाते हैं या कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको एकदम सिंपल याद करने का तरीका हम बता दे रहे हैं। आप फ्रिज या कूलर एक कंपनी का नाम सुने होंगे जिसका नाम है एलजी। तो एलजी से आप याद, हम एलजी का यहाँ प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपको ये याद करा रहे हैं कि एलजी से याद रख सकते हैं। एल से जो है सोशियस हो गया पहला वाला, और सेकेंड वाला जी से ग्रीक हो गया। एलजी याद करिए, एलजी कंपनी से आपका सोशियोलॉजी तैयार हो गया। आई बात समझ में? चलिए, इथोलॉजी जो नाम है, ये इथोलॉजी जेएस मिल जो है सोशियोलॉजी की जगह इथोलॉजी नाम रखने का जो है कि प्रयत्न किए थे। इसके लिए जो है कि बात कर रहे थे, लेकिन इनकी बातें मानी नहीं गई, तो इसलिए इथोलॉजी मना कर दिया गया। अगस्ट कॉम्ट के गुरु सेंट साइमन, अगस्ट कॉम्ट के गुरु कौन है? सेंट साइमन। सेंट साइमन कौन, क्या नाम रखना? सोशल बायोलॉजी। समाज को की घटनाओं को वैज्ञानिक नजरिए से देखने के लिए एक ऐसा विज्ञान बनाना चाहते थे जिसका नाम रखना चाहते थे सोशल बायोलॉजी। ये कौन? सेंट साइमन। इथोलॉजी कौन? तो जेएस मिल। और सोशल फिजिक्स कौन? अगस्ट कॉम्ट। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। ठीक, अगस्ट कॉम्ट का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था, ये भी बात समझ में आ गई। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मानव के बौद्धिक विकास को किसने तीन भागों में बांटा था? ये याद रखिएगा, मानव के बौद्धिक विकास को तीन भागों में किसी ने बांटा था। किसने बांटा था? तो वो कौन थे? तो वो अगस्ट कॉम्टे थे। अगस्ट कॉम्ट मानव के बौद्धिक विकास के तीन चरण बताते हैं कि तीन चरण में मानव का बौद्धिक विकास हुआ है। पहला कौन सा है? पहला धार्मिक है, दूसरा तात्विक, तीसरा प्रत्यक्षवादी। धार्मिक से जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता गया है, प्रत्यक्षवादी वैज्ञानिकता की तरफ बनता गया है। तो ये तीन स्तर कौन से? धार्मिक स्तर, दूसरा तात्विक स्तर, फिर प्रत्यक्षवादी स्तर बताते हैं। आई बात समझ में? अब यहाँ जेएस मिल को देखते हैं। जेएस मिल जो है ये समाजशास्त्र को कहते हैं कि समाजशास्त्र सोशियोलॉजी जो है दो भाषाओं की अवैध संतान है। यहाँ हम बताए ना, सोशियस और लोगोस दो भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर बना है। तो यही जेएस मिल कहते हैं कि सोशियोलॉजी क्या है? दो भाषाओं की अवैध संतान है। यहाँ तक समझ में आई? सीमेल जो है, सीमेल को याद आप रख लीजिएगा, ये स्वरूपात्मक समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। स्वरूपात्मक स्कूल है, फॉर्मल स्कूल। ठीक, स्वरूपात्मक संप्रदाय
के जनक माने जाते हैं, फॉर्मल स्कूल के जनक माने जाते हैं जॉर्ज सिमल। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कॉम्टे ने विज्ञानों के संस्करण में सबसे प्राचीन मतलब सबसे पुराना और सबसे नवीन अर्थात सबसे नया विज्ञान किसे माना है? ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आप इन चारों ऑप्शन को देखिए और उत्तर दीजिए। चलिए ठीक है, हम देखते हैं कि कौन माना है, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अगस्ट कॉम्ट ने, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, अगस्ट कॉम्ट विज्ञानों का संस्करण दिए हैं। विज्ञानों का संस्करण मतलब विज्ञान कैसे कैसे क्रम में बटे हुए हैं और किस विज्ञान का कब विकास हुआ है। तो सबसे पहले ये बताते हैं, सबसे पहले मैथमेटिक्स का विकास हुआ है। ठीक, फिर खगोल विज्ञान का विकास हुआ है, खगोल विज्ञान का। उसके बाद फिजिक्स का हुआ है, फिर केमिस्ट्री का हुआ है, फिर बायोलॉजी का हुआ है, फिर सोशियोलॉजी का हुआ है। आई बात समझ में? ये याद रख लीजिएगा आप क्रम से, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और साइंस, सोशियोलॉजी सॉरी। तो ये बताते हैं कि ये जो विज्ञान है ये अपने से जब आगे बढ़ता है, ये विज्ञान मैथ के बाद आप एस्ट्रोनॉमी, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो, फिर सोशियोलॉजी पे जाते हैं, तो एक दूसरे पर उतना ही निर्भर होता जाता है। मतलब ये विज्ञान अपने पुराने वाले विज्ञान पे निर्भर होता जाता है। ठीक, निर्भरता भी बढ़ती है और जटिलता भी बढ़ती है। निर्भरता निर्भरता बढ़ती है और जटिलता बढ़ती है, अर्थात जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है अपने पुराने विज्ञान पर निर्भरता बढ़ेगी और वो जो विज्ञान होगा, जैसे आपको एग्जाम्पल में समझाते हैं कि ये मैथमेटिक्स एकदम स्वतंत्र विज्ञान है, ये किसी पे डिपेंड नहीं है। ठीक, फिर एस्ट्रोनॉमी हुआ, एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान। अब ये जो हुआ ये अपने से पहले विज्ञान पे निर्भर हो गया। ठीक, अत्यधिक निर्भर हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, निर्भर तो होता है, उसके बाद जटिलता भी बढ़ जाती है। आई बात समझ में? फिर फिजिक्स, फिजिक्स क्या हो करेगा, इस पे ज़्यादा निर्भर हो जाएगा और इससे ज़्यादा जटिल हो गया। केमिस्ट्री फिजिक्स पे निर्भर होगा, केमिस्ट्री और उस पे ज़्यादा जटिल, उससे ज़्यादा जटिलता आ जाएगी इस पे। तो ये चीज़ बताने का काम कौन किया है, अगस्ट कॉम्टे करते हैं। ठीक, देखिए इन सारी चीज़ों को हम पूरे डिटेल में समझा चुके हैं अपने पुराने वीडियो में। अगर जिनको भी कन्फ्यूज़न होगा पुराना वीडियो देखिए, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे यहाँ पे, दुर्खिम की निम्न पुस्तकों को क्रम से लगाइए। चौथा क्वेश्चन क्या है, दुर्खिम की पुस्तकों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है और ये चार ऑप्शन है आपके पास। इन चारों ऑप्शन में से आपको चूज करना है। 5 बुक दिया हुआ है जिसमें 4 ऑप्शन है, इन सब में चूज करना है आपको। तो चलिए, तो देखिए सबसे पहले जो है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये सबसे पहली बुक है। उसके बाद जो दूसरी बुक आती है वो आती है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। फर्स्ट किस में है, ये देखिए, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, ठीक, इन तीनों में है। उसके बाद फिफ्थ किस में है, तो ये है, अर्थात सी सही हो जाएगा। चलिए हम इसको सबसे सिंपल तरीके में याद कराते हैं आपको। थोड़ा सा स्टोरी बनानी पड़ेगी जो फिर भूलेगा नहीं, आपको याद हो जाएगा। तो स्टोरी इस तरह बना लीजिए, पहले तो ये जान लीजिए कि द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी इनकी पहली पुस्तक है। अब इसको याद कैसे रखें, तो याद करने का तरीका ये है कि दुर्खिम का जो पीएचडी हुआ था, पीएचडी वो इसी पुस्तक पे हुई थी। ठीक, इसी टॉपिक पे हुई थी, डिवीजन ऑफ लेबर पे। तो पीएचडी का टॉपिक ये है, तो यही इसका पहला पुस्तक भी हुआ। ठीक, उसके बाद हम याद करने की कैसे कोशिश करते हैं, तो याद करने की कोशिश ऐसे करेंगे कि एक बार सोसाइटी में क्या हुआ, लेबरों का डिवीजन हुआ, बंटवारा हुआ। सोसाइटी में क्या हुआ, लेबरों का डिवीजन हुआ। और जब लेबर का डिवीजन हुआ तो रूल्स इतने टाइट बना दिए गए, सोसाइटी में रूल्स इतने टाइट बना दिए गए कि लोग सुसाइड करने लगे। आई बात समझ में? सबसे पहले क्या हुआ, लेबर लेबर का डिवीजन हुआ, फिर रूल्स बनाया गया जो इतना टाइट कर दिया गया समाज में कि लोग सुसाइड करने लगे। जब लोग सुसाइड करने लगे तो देखा ये गया कि लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं। ठीक, तो उसमें क्या देखा गया, तो एक धर्म बनाया गया। क्या बनाया गया, रिलीजन बनाया गया। एक रिलीजन बनाया गया जिसके माध्यम से लोगों में क्या मोरल पैदा करना शुरू किया। ठीक, मोरल एजुकेशन दिया जाने लगा लोगों को।
तो देखिए ये कितने आसानी से याद होगा। ठीक, सबसे पहले क्या हुआ, लेबर का डिवीजन हुआ सोसाइटी में, लेबर क्या हुआ, डिवीजन हुआ। तो डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पहली बुक हो गई। फिर जब लेबर का डिवीजन जब हुआ तो सोसाइटी में रूल्स बना दिए गए कि लेबर का डिवीजन रुके, और रूल्स इतने टाइट बनाए गए कि क्या होने लगा, सुसाइड होने लगा, अर्थात डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। दूसरा बुक कौन सा हो गया, रूल्स क्या हो गए, टाइट बना दिए गए, अर्थात द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, दूसरी बुक हो गई। तीसरा बुक कौन सा हुआ, द सुसाइड। क्या हुआ, समाज में सुसाइड बढ़ गया। जब समाज में सुसाइड बढ़ गया तो एक धर्म की उत्पत्ति की गई, और उस धर्म का काम क्या था, मोरल एजुकेशन देना। ठीक, ताकि सुसाइड रुक जाए, एक धर्म की उत्पत्ति की गई। तो एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, आई बात समझ में। और इसका क्या काम था, मोरल एजुकेशन देना। ये लास्ट बुक हो गई इनकी। ठीक, कितना आसान है चीज़ों को याद करना। तो इस तरह आप इस ट्रिक से आप चीज़ों को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए दुर्खीम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे अगर हम यहाँ जान जाते हैं। तो सोशल फैक्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, दुर्खीम सोशल फैक्ट की बात करते हैं, सामूहिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं ये। उसके बाद ये सुसाइड की बात करते हैं, सुसाइड के 4 प्रकार बताते हैं। और सुसाइड के वो कौन से 4 प्रकार बताते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएंगे। ठीक, तो सुसाइड के 4 प्रकार बताते हैं। दुर्खीम जो है तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, सुसाइड में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, आंकड़ों को जो है लेकर तुलनात्मक अध्ययन किया इन्होंने। कब किस समय सुसाइड ज़्यादा हुआ है, शहरों में ज़्यादा हुआ है कि गाँव में ज़्यादा हुआ है, विवाहित लोगों को ज़्यादा हुआ है या अविवाहित ज़्यादा हुए हैं। तो इस तरह का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं ये। ठीक, उसके बाद अगर दुर्खीम के बारे में जानेंगे, सुसाइड जान ही लिए। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत ये देते हैं। उसके बाद सॉलिडेरिटी की बात करते हैं, समाज में किसकी बात करते हैं, सॉलिडेरिटी की। यांत्रिक एकता और सामूहिक एकता की बात करते हैं। यांत्रिक एकता जो होती है वो कैसे समाजों में पाई जाती है, तो यांत्रिक एकता जो पाई जाती है प्राचीन समाजों में पाई जाती है। ठीक, और सावयवी एकता आधुनिक समाजों की विशेषता है। ये भी बात आई समझ में। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये सुसाइड के 4 प्रकार के सुसाइड की जो बात करते हैं, इसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 5वां क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स। ठीक, मार्क्स के अनुसार समाज में परिवर्तन कब होता है। ठीक, मार्क्स के अनुसार समाज में परिवर्तन होता है जब परिवर्तन होता है किस चीज में, किस चीज में परिवर्तन होता है, तो समाज में परिवर्तन होता है। तो मार्क्स के अनुसार श्रम विभाजन सॉरी उत्पादन पद्धति में परिवर्तन होता है। उत्पादन पद्धति में परिवर्तन है तो क्या होता है, समाज परिवर्तित होता है। अब यहाँ से हम देख लेते हैं उत्पादन। मार्क्स कहते हैं, मार्क्स जो है मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी माना जाता है। क्या माना जाता है, आर्थिक निर्धारणवादी। और मार्क्स जो कहते हैं कि उत्पादन पद्धति, मेन चीज क्या है समाज में, उत्पादन पद्धति है। उत्पादन पद्धति अर्थात भौतिक चीजों में, उत्पादन पद्धति में अर्थात उत्पादन के तरीके में अगर परिवर्तन हो गया तो समाज में परिवर्तन होगा। मूल चीज क्या है समाज में, उत्पादन पद्धति है। ठीक, अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मार्क्स को, सॉरी यहाँ मार्क्स के होगा, ये क्वेश्चन को नहीं होगा। तो मार्क्स के अनुसार अधोसंरचना अर्थात सब स्ट्रक्चर क्या है। ठीक, स्ट्रक्चर की बात करते हैं मार्क्स, 2 तरह के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अधोसंरचना क्या है इसमें, आप बताइए क्वेश्चन। तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, ये 4 आपके सामने हैं। एक अधोसंरचना की बात करते हैं, एक अधिसंरचना की बात करते हैं, एक सब स्ट्रक्चर। और देखिए ये एक इस तरह ग्राफ बनता है जिसमें क्या होता है, नीचे सब स्ट्रक्चर होता है, ये इसमें होता है, और ऊपर क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर होता है। तो सब स्ट्रक्चर किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, सब स्ट्रक्चर। कार्ल मार्क्स के अनुसार सब स्ट्रक्चर उत्पादन प्रणाली, उत्पादन संबंधों और उत्पादन में जो भी भौतिक चीजें यूज हुई हैं उनसे क्या होता है, सब स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। ठीक, सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर में विचार आ जाते हैं, शिक्षा, विवाह, कानून, संस्कृतियां, सभ्यता, ये सारी चीजें जो आती हैं वो क्या होती हैं, सुपर स्ट्रक्चर। मार्क्स कहते हैं कि जब सब स्ट्रक्चर चेंज होता है तभी सुपर स्ट्रक्चर चेंज होता है,
आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दुर्खिम ने आत्महत्याओं को निम्न में से क्या माना है? दुर्खिम 4 प्रकार की आत्महत्या की बात करते हैं, ये अभी हम ऊपर बताए हैं, और किन किन आत्महत्या की बात करते हैं इसको कमेंट बॉक्स में देने के लिए हम बोले हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। देखते हैं दुर्खिम आत्महत्याओं को समाज में क्या मानते हैं। तो दुर्खिम जो है आत्महत्या को सामान्य मानते हैं। वो कहते हैं कि आत्महत्या समाज में सामान्य घटना है, या आपराधिक घटनाएं भी समाज में सामान्य घटनाएं होती हैं। ये कौन मानता है? ये दुर्खिम मानते हैं। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन है कि अधिशेष मूल्य अर्थात सरप्लस वैल्यू, सरप्लस वैल्यू की बात कौन करता है? तो सरप्लस वैल्यू की बात कौन करता है? तो वो करते हैं कार्ल मार्क्स। मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी कहा जाता है, ये तो अभी हम बताए ही थे। इसके बाद ये सरप्लस वैल्यू की बात करते हैं। अब ये सरप्लस वैल्यू क्या है? ठीक, सरप्लस वैल्यू क्या है, अधिशेष मूल्य क्या है? तो यहाँ हम बताते हैं कि कोई भी वस्तु, जैसे कोई भी वस्तु 10 रुपए में बन रहा है, ठीक, इस 10 रुपए में उसका कच्चा माल प्लस श्रम, जो श्रम मजदूरी है, उसको निकालने के बाद ये सारी चीज ये बन किस में रही है? सब कुछ जोड़ के 10 रुपए में, 10 रुपए में ये बन रहा है। अब अगर ये 15 रुपए में बिक्री हो रहा है इसका, मानते हैं 10 रुपए में बन के 15 रुपए में ये बेचा जा रहा है, अर्थात लाभ कितना हुआ? लाभ 5 रुपए का हुआ। ये जो 5 रुपए का लाभ है, यही क्या होता है? यही अधिशेष मूल्य होता है या सरप्लस वैल्यू होता है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये जो अधिशेष मूल्य होता है, सरप्लस वैल्यू होता है, ये श्रमिक के श्रम का जो है हिस्सा है, अर्थात इससे श्रमिक के पास जाना चाहिए। ये कौन कहता है? ये कहते हैं मार्क्स कि ये अधिशेष मूल्य किसके पास जाना चाहिए? श्रमिक के पास जाना चाहिए। लेकिन जाता किसके पास है? तो ये पूंजीपतियों के पास है। ठीक, मार्क्स कहते हैं कि जब श्रमिक जो है स्वयं में वर्ग से आगे बढ़कर स्वयं के लिए वर्ग बना लेंगे, तो क्या होगा? एक क्रांति होगी और व्यक्ति या श्रमिक जागरूक होंगे, एक क्रांति होगी, और उस क्रांति के बाद सब कुछ व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी, वर्ग व्यवस्था खत्म हो जाएगी, और फिर समाज से वर्ग खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में? कार्ल मार्क्स जो कहते हैं, मार्क्स अलगाव का सिद्धांत देते हैं। अलगाव, ये अलगाव का सिद्धांत भी देते हैं। इसको, इन सारी चीजों को आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, और हम वीडियो भी बना चुके हैं बहुत डिटेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है किसको सांस्कृतिक प्रकारवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है? ठीक, कल्चरल फंक्शनलिस्ट किसे माना जाता है? ऑप्शन क्या है? मर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन, पार्सन्स या मेलिनोस्की। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। सांस्कृतिक प्रकारवादी सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो सांस्कृतिक प्रकारवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है मेलिनोस्की को। ठीक, मेलिनोस्की को सांस्कृतिक प्रकारवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है। मेलिनोस्की, जिसे आप जानते हैं ट्रोवियांडा द्वीप समूह, ठीक, ट्रोवियांडा द्वीप समूह का अध्ययन करते हैं ऑस्ट्रेलिया में। आई बात समझ में? जादू बताते हैं, 2 प्रकार की जादू को बताते हैं, काला जादू, सफेद जादू को बताते हैं ये। ठीक, यही सबसे पहले जो है समाज शास्त्र में अगर देखा जाए तो क्या करना शुरू किए? फील्ड वर्क करना शुरू, सहभागी अवलोकन का काम करना शुरू किए समाज शास्त्र में मेलिनोस्की। ठीक, इनकी पुस्तक है क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको लिख लीजिएगा, क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी। ये मेलिनोस्की का इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें आप लिख लीजिएगा। ठीक, प्रकारवादी भी हैं, इन्हें प्रकारवादी भी माना जाता है, ये सांस्कृतिक प्रकारवादी कहा ही जाता है इनको। तो चलिए आगे देखते हैं। ऐसे ही चीजों को आप याद रखेंगे, ये सभी प्रकारवादी हैं, प्रकारवादी में ये सभी आ जाते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन, किसने विधि सम्मत संकट की बात की है? विधि सम्मत संकट अर्थात लेजिटिमेशन क्राइसिस की बात किसने की है? तो लेजिटिमेशन क्राइसिस की बात कौन करता है? हैबरमास करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैबरमास। हैबरमास क्या बताते हैं? लेजिटिमेशन क्राइसिस की बात करते हैं। ठीक, अब यहाँ देखते हैं अल्थ्यूजर क्या है? नौ मार्क्सवादी हैं। अल्थ्यूजर क्या है? नौ मार्क्सवादी हैं। इसे अति निर्धारणवादी भी कहते हैं अल्थ्यूजर को। जेफरी अलेक्जेंडर नौ प्रकारवादी हैं। अल्फ्रेड शुर्च फिनोमेनोलॉजी के जनक माने जाते हैं। ठीक,
समाजशास्त्र में फिनोमेनोलॉजी को के जनक कौन माने जाते हैं? अल्फ्रेड सोचे माने जाते हैं। ठीक, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आलोचनात्मक सिद्धांतकार कहा जाता है? अर्थात आलोचनात्मक सिद्धांतकार कौन है? कौन क्रिटिकल थ्योरी देता है? तो वो कौन है? हैबरमास। क्रिटिसाइज करते हैं हमेशा किसको? कार्ल मार्क्स को। ठीक, ये हैबरमास क्या है? आलोचनात्मक सिद्धांतकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, सर्वप्रथम संदर्भ समूह की बात कौन करता है? सबसे पहले संदर्भ समूह की बात कौन करता है? तो कौन करेगा? हर्बर्ट हाइमन। ठीक, यहाँ बच्चे मर्टन को लगा देते हैं, जो कि मर्टन गलत है। सबसे पहले अगर संदर्भ समूह की बात करता है तो हर्बर्ट हाइमन, अगर हर्बर्ट हाइमन नहीं होंगे तो मर्टन होंगे। यहाँ अगर क्वेश्चन ये पूछता कि समाज शास्त्र में सबसे पहले संदर्भ समूह की बात कौन किया है, तो समाज शास्त्र में सबसे पहले संदर्भ समूह की बात मर्टन करते हैं, लेकिन सबसे पहले संदर्भ समूह की बात कौन करता है? तो हर्बर्ट हाइमन करते हैं। इस चीज को आप एकदम इससे याद कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणा जनजाति में दुर्खिम ने किसका अध्ययन किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अरुणा जनजाति का अध्ययन कौन किया था? तो दुर्खिम करते हैं। ठीक, अरुणा जनजाति अध्ययन कौन करता है? दुर्खिम करते हैं। लेकिन अरुणा जनजाति में दुर्खिम किस चीज का अध्ययन करते हैं? तो किस चीज का अध्ययन करते हैं? धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत देते हैं। ठीक, और वहाँ कौन सी पुस्तक लिखते हैं? द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये पुस्तक लिखते हैं और धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत देते हैं, जिसमें टोटम की बात करते हैं। टोटम, टोटम, टोटम क्या है ये बताते हैं। टोटम कोई भी ऐसी वस्तु, पेड़ पौधा या जानवर कुछ भी हो सकता है जिसे पवित्र माना जाता हो, जिसे पवित्र माना जाता हो, जिसे मारना या उसे नुकसान पहुंचाना पाप माना जाता हो। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? टोटम। दुर्खिम सोशल फैक्ट की बात करते हैं। सोशल फैक्ट, 4 प्रकार के सुसाइड की बात करते हैं दुर्खिम। ठीक, आत्महत्या सिद्धांत, श्रम विभाजन, ये सब दुर्खिम की थ्योरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स जो है, हेगल के किस विचार की आलोचना करते हैं? चलिए आपको समय देते हैं, इसको जरूर से आप लगाइए और ये बताइए किस किसने इसको सही किया। ठीक, मार्क्स हेगल के किस विचार की बात किस विचार की आलोचना करते हैं? ठीक, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन सही किया है? चलिए अब हमारे आंसर से मिला लीजिएगा आप लोग। तो ये द्वंदात्मक आत्मवाद की चर्चा करते हैं। कौन कौन है जो इस क्वेश्चन को सही किया था? जरूर से बताइएगा, और किसका गलत हुआ था ये भी बताइएगा। ठीक, और इस क्वेश्चन को सुधार लीजिएगा अगर जिसका भी गलत हुआ था। मार्क्स जो है वो क्या है? भौतिक निर्धारणवादी हैं। ठीक, ये द्वंदात्मक भौतिकवाद को दिए हैं, ऐतिहासिक भौतिकवाद को दिए हैं, वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। लेकिन हेगल जो है ये बताते हैं द्वंदात्मक आत्मवाद, अर्थात ये कहते हैं कि कोई भी समाज में परिवर्तन जो आता है विचारों से आता है। ठीक, आइडियाज जो है समाज को परिवर्तित करता है, लेकिन मार्क्स इसी चीज का खंडन करते हुए कहते हैं नहीं, उत्पादन प्रणाली में चेंजेज होते हैं, उत्पादन पद्धति में चेंज होता है, उत्पादन के तरीके में चेंज होता है, तो समाज में अपने आप परिवर्तन आ जाता है। ठीक, अर्थात मार्क्स के अनुसार भौतिक चीजों में परिवर्तन ही समाज की अन्य चीजों में परिवर्तन लाता है। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक, हेगल के द्वंदात्मक आत्मवाद की बात करते हैं। अब ये द्वंदात्मक आत्मवाद में थीसिस, एंटीथीसिस की बात करते हैं और सिंथेसिस की बात करते हैं। ठीक, ये सारी चीजें आपको वीडियो में मिल जाएंगी डिटेल में। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे हम, समाज में वास्तविक और सामान्य संरचना की बात कौन करता है? ठीक, तो अगर इस ऑप्शन को सही करना है तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि संरचना की बात कौन कौन करता है। समाज में संरचना की बात कौन करता है? तो समाज में संरचना की बात मार्क्स भी करते हैं, लेवी स्ट्रॉस भी करते हैं और रेडक्लिफ ब्राउन भी करते हैं। तो यहाँ हम फंस गए। लेकिन वास्तविक और सामान्य संरचना की बात कौन करता है? तो कौन करता है? तो इसका आंसर होंगे रेडक्लिफ ब्राउन। ठीक, अब ये देखिए, मार्क्स जो है 2 प्रकार की संरचना की बात करते हैं, सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर में भौतिक चीजें आ जाती हैं, सुपर स्ट्रक्चर में अभौतिक चीजें, अर्थात संस्कृतियां आ जाएंगी, भाषा आ जाएगा, शिक्षा आ जाएगा,
ये सारी चीजें क्या आ जाए, किस में आ जाएंगी, मार्क्स के सुपर स्ट्रक्चर में, और सब स्ट्रक्चर में भौतिक चीजें आ जाएंगी। लेवी स्ट्रास जो बताते हैं वो संरचना को क्या मानते हैं, वास्तविक नहीं मानते हैं, ठीक। अर्थात संरचना दिमागी खेला है, वो वास्तविक नहीं है, ठीक। अवास्तविक मानते हैं संरचना को। रेड क्लिफ ब्राउन जो है संरचना को वास्तविक मानते हैं, ठीक। और इस संरचना को वास्तविक और समान संरचना दो भागों में बांटते हैं, वास्तविक संरचना और समान संरचना। अब रेड क्लिफ ब्राउन के वास्तविक संरचना में ऐसी चीजें आ जाती हैं जो हमेशा परिवर्तित होती रहती हैं, और सामान्य संरचना में ऐसी चीजें आती हैं जो स्थिर रहता है। दो प्रकार की संरचनाएं बताते हैं रेड क्लिफ ब्राउन, ठीक। वास्तविक संरचना और समान संरचना। समान संरचना क्या है, जो स्थिर चीजें हैं, जो संरचना, अगर कोई घर आप बना रहे हैं उसमें जो भी स्थिर चीज है उसको क्या कहते हैं, ये समान संरचना। और जो परिवर्तित होने वाली चीजें हैं वो वास्तविक संरचना हो गई। तो चलिए, इसमें से आप लोग जरूर से बताइएगा कि आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, इस तरह प्रैक्टिस सेट आगे अगर हम लेते आए तो ये आपको कैसा लगेगा। और ये भी जरूर से बताइएगा कि इस प्रैक्टिस सेट से आपको कितना लाभ मिल रहा है, और आपका कितना क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट से सही हुआ है, ठीक। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर आपको अच्छा लगा हो कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।